हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी पीवाईक्यू प्रीलिम्स सीरीज है। प्रीलिम्स में हम क्या करते हैं, इसमें एक नज़र में प्रीलिम्स के प्रश्नों को देखते हैं। अर्थात इस सीरीज का नाम जो है पीवाईक्यू एक नज़र है, मतलब प्रीलिम्स के प्रश्नों का एक नज़र में अध्ययन करना, देखना। तो कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि ये सीरीज क्यों लाई जा रही है। तो इस सीरीज का लाने का ध्येय, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, जो भी विषय आप पढ़ें, जो भी मटेरियल आपके पास है, वो सब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि इससे प्रीलिम्स में अगले वर्ष प्रश्न बनने की संभावना है कि नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगी भाई, सिलेबस तो हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो हम सिलेबस प्रीलिम्स का ठीक से डिफाइन नहीं है, तो हम मेंस की तरफ चले जाते हैं कि मेंस का भी देख लेते हैं सिलेबस। जब हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं, मेंस का सिलेबस देखने के बाद हमको पूर्णतः एहसास नहीं होता कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंस किसको दें हम। तो अब हमको बार बार पीवाईक्यू की तरफ मूव करना होता है, तब हम पीवाईक्यू को देखते हैं। तो चाहे मेंस के पीवाईक्यू देखें या प्रीलिम्स के देखें, तो मेंस का तो हम करा ही रहे हैं। आपको पता ही है कि मेंस के जो प्रश्न होते हैं उनकी हम निरंतर अभ्यास सीरीज में उनको कराता ही उत्तर लेखन अभ्यास। अब इसमें क्या होता है कि हम प्रश्नों को आपको दिखाएं। जैसे मान लो ये कोई प्रश्न है, तो उस प्रश्न को देखने के बाद आप उस प्रश्न को पढ़ें और उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन 4 विकल्पों को देखें। ठीक है, उन 4 विकल्पों से आपको ये पता चल जाएगा कि इनसे प्रश्न बनने की संभावना अगली बार बनेगी कि नहीं बनेगी। पढ़ेंगे जब आप, तो आपको एहसास होने लगेगा। तो आप कभी कभी क्या होता है कि थीम रिपीट होती है। मान लो कि मध्यकालीन से कोई प्रश्न बना, मान लो कि किसी अकबर से बना, मान लो कि अकबर की स्थापत्य कला या किसी प्रकार की कोई कला से, अकबर के शासनकाल से कोई प्रश्न बन गया। ठीक है, या कोई शब्दावली, ज़्यादातर शब्दावली से प्रश्न यूपीएससी पूछ लेता है कि ये शब्दावली किस काल से संबंधित है, किससे संबंधित है, किसी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है या किसी राजनीतिक उद्देश्य। वैसे तो राजनीतिक चीज़ों से कम ही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहती है। तो आपको वो प्रश्न पढ़ते समय, वो उस पद को पढ़ते समय आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगली बार यूपीएससी प्रश्न बना सकता है क्या इससे। तो कैसे बनाएगा, तो आप देखते हो पिछले ईयर्स के रिकॉर्ड को कि पिछले ईयर्स इससे प्रश्न बने हैं क्या। तो पीछे आपने पता चला कि एक वर्ष बना, दूसरे वर्ष नहीं बना, फिर एक वर्ष बना, फिर दूसरे वर्ष छूट गया, फिर एक वर्ष बना। तो आपको पता चल गया कि ये जिग जैग चल रहा है। इसका मतलब है कि एक साल पूछता है, एक साल नहीं पूछता है, एक साल पूछता है, एक साल नहीं पूछता है। तो आपको ये है कि इसको इंपॉर्टेंस देनी है, पढ़ना है। ठीक, फिर कभी कभी ये होता है कि एक प्रश्न इस साल पूछा, फिर अगले साल 2 हो गए, फिर इसके 3 हो गए, फिर अगले साल इसके फिर एक प्रश्न पूछा, फिर 2 प्रश्न पूछा, फिर 3 पूछा। तो इसका मतलब निरंतर इससे प्रश्न पूछ रहा था। आप इसको स्टार रेटिंग दे दोगे 5 कि हर वर्ष इससे प्रश्न पूछता है। अब इसको जो है हमको स्टार रेटिंग 5 देनी है, इसको प्राथमिकता देनी पहले कि इसको पहले पढ़ना है। फिर इसके बाद ये पढ़ना है कि दोबारा कि ये जो अल्टरनेट जिगजैग में पूछ रहा था प्रश्न, इससे क्योंकि हर साल इससे प्रश्न पूछता है, फिर अगले साल नहीं पूछता, फिर पूछता, फिर नहीं पूछता। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी। तो हमारा जो ये उद्देश्य है एक नज़र को देखने का, तो इसमें हम प्रश्नों की प्रकृति को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रकृति कैसी है। थीम रिपीट होती है क्या, थीम को भी ध्यान रखना, क्योंकि थीम रिपीट होती है। आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी में प्रश्न रिपीट नहीं होते, प्रश्न तो रिपीट नहीं होते, लेकिन थीम रिपीट हो जाती है। फिर इसके साथ साथ सिलेबस को भी ध्यान रखना है कि हम सिलेबस को देख करके अपनी आगे की रणनीति, आगे हम रणनीति कैसे बनाएं कि स्ट्रेटजी की हम प्रीलिम्स पास कर पाएं। ठीक, तो आपको इस आधार पर, जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो बहुत बेहतर स्थिति में अपने आप को पाओगे अगले एग्जामों में, 2026, 27, 28 वाले जो भी हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को देखिए। अब देखिए, हमारी सर्वप्रथम रणनीति का हिस्सा क्या होता है, सिलेबस। तो मैं पहले आपको बार बार कहूंगा कि आप पीवाईक्यू देखने से पहले सिलेबस को एक बार जरूर देखें। पीवाईक्यू देखें, सिलेबस देखें, पीवाईक्यू देखें, फिर सिलेबस देखें। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप पीवाईक्यू को देखते देखते आप सिलेबस को भी समझने लगे और आपको मटेरियल पढ़ते समय भी ये ध्यान दिमाग में चीजें आने लगी कि आप जो है प्रश्नों को हल करने की स्थिति में ऑटोमेटिक आ जाओगे। आपको खुद ही ये चीज़ें, देखिए ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आप सोचोगे कि आज मैंने पीवाईक्यू देखा लेकिन कल मुझको कुछ समझ में नहीं आया। जब आप निरंतर 2-3 महीने 4 महीने तक देखते रहोगे तो फिर आप जो भी चीज़ पढ़ोगे तो आपके माइंड में हो जाएगी कि इससे यूपीएससी सवाल बना सकता है। ये एक दिन में कहानी नहीं होगी। कई टीचर्स, कई मेंटर्स आपको बोलते हैं पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू देखिए, तो लेकिन पीवाईक्यू देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल देख के चले जाना है। जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरह से देखोगे तो फायदा मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं हम इधर उधर की बात ना करते हुए। बातें हो ही जाती हैं, लेकिन ये बातें ऐसी होती हैं जो आपकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो समस्याएं झेली हैं, जो देखा है, वो मैं आपको सोचता हूं कि आप लोग ऐसी हरकतें या ऐसी गलतियां ना करें जो मैंने की। ठीक, तो देखिए यहां पर आपको इतिहास का सिलेबस डिफाइन नहीं देता हुआ दिखाई देगा कि प्रीलिम्स में आपको केवल क्या लिख दिया है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत का इतिहास कहाँ से पूछा जाएगा, इसका कुछ है तो हमको क्वेश्चन देखने चाहिए। और थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है, कहीं हम अगर मेंस के सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो क्या प्रीलिम्स पास कर पाएंगे। तो इसीलिए तो कई लोग बोलते भी हैं, जो टॉपर्स होते हैं, कहते हैं कि आपने प्री और मेंस आपने साथ में पढ़ लिया तो आपके प्री निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो आप जो है सिलेबस को मर्ज करके पढ़िए दोनों को। ठीक, तो आप जो है जैसे कि आपने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा तो आप प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंस के सिलेबस को देखा तो आप प्रथम प्रश्न पत्र में जाओगे जीएस फर्स्ट में। तो जीएस फर्स्ट में आपको यहाँ पर भारतीय विरासत और संस्कृति दिखाई देगी। ठीक, फिर विश्व का इतिहास। तो विश्व का इतिहास से आपका कोई अभी मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप स्वयं से पढ़ के मेंस के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन अभी प्रीलिम्स के लिए हम इस पर डिस्कशन करेंगे, तो अभी केवल हम इसको देख रहे हैं। बाकी भूगोल और समाज को भी अभी साइड कर दो। फिर आप इसको पढ़िए कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से, मतलब प्राचीन काल से लेकर के
आधुनिक काल तक, तो इसका मतलब बीच में मध्यकालीन भी है। अब जब पढ़ोगे तो इस सब चीज़ों का दिमाग जो है लगाना पड़ेगा। पेन चेंज कर लूँ मैं, यहाँ पर रेड रेड दिख नहीं रहा होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर मध्यकालीन भी है। फिर इसके बाद आधुनिक काल तक के कला के रूप। अब कला के रूपों में आपको पता है स्थापत्य कला भी होती है, मूर्ति कला भी होती है ना, नृत्य कला भी होती है। इस तरह से आप देखोगे तो कला के रूप तो आपको देखना है। अब आपको देखना है कि मध्यकाल में मूर्ति कला थी क्या, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, ठीक। तो आपको पता है कि वहाँ पर जो राजा हुए, मुस्लिम राजा जो हुए, उन्होंने जो है मूर्तियों का निर्माण नहीं कराया, तो मूर्ति कला का यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। तो ये परिवर्तन को देखना है, सिर्फ परिवर्तन को देखते रहोगे आपका प्रश्न का सवाल हो जाएगा, ठीक। बाकी और भी कभी आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी चर्चा करूंगा। फिर साहित्य में धर्म, साहित्य, ये सब चीज़ें आपको देखनी। फिर वास्तुकला में देखनी, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, ठीक। फिर अब आधुनिक भारत में आ जाइए, तो आप देखिए यहाँ पर तो आधुनिक काल तक कला के रूप में, मतलब आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा, आर्ट एंड कल्चर। इसी में आपका जो है राजनीतिक इतिहास भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन का अध्ययन करते हुए दिखाई देगा कि भाई कौन कौन से राजा आए, उन्होंने क्या क्या निर्माण कराया। तो राजनीतिक आपको आर्ट एंड कल्चर देखते देखते ही राजनीतिक, सामाजिक चीज़ें, आर्थिक चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक। उनसे भी कभी कभी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा है मेंस में, ठीक है। फिर इसके बाद 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। अब इसका मतलब है कि 1757 से जब प्लासी का युद्ध हुआ उससे समय से ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक। लेकिन हम लोग इसको पढ़ते कहाँ से हैं, भारत में यूरोपियों के आगमन से, तब हमको उसकी पृष्ठभूमि समझ में आती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कभी आप लोग कहोगे तो हम इस पर अलग से चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के आधुनिक वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर स्वतंत्रता संग्राम। अब स्वतंत्रता संग्राम जो हुए मेन तो उनको ध्यान रखना है कि भाई 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक, उसको ध्यान रखना है, ठीक। मतलब स्वतंत्रता के लिए तो हुआ था। फिर उसके बाद 1947 का जो हुआ उसको ध्यान रखना, मोटा मोटा, ठीक है, इतना दिमाग रखना। बाकी और भी पाइका विद्रोह वगैरह हुए, उनके बारे में भी अलग से चर्चा कभी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम, इसमें देखिए स्वतंत्रता संग्राम का डैश लगाए। अब इसी स्वतंत्रता संग्राम का मतलब लिख रहा है इसके विभिन्न चरण, इसके कौन कौन से चरण थे भाई। 1857 जो हुआ, 1857 का विद्रोह तो यकायक थोड़ी हो गया, उसकी सुलगाहट तो पहले से स्टार्ट थी, ठीक। फिर कभी हम चर्चा करेंगे, देखिए हम अंदर जाएंगे इतिहास में तो मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन फिर मैं चर्चा करने लगूंगा तो फिर हम भटक जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य अभी केवल क्या देखना है, प्रश्नों को देखना है। तो देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान देना, ठीक। फिर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, इसका मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है। ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, 12th क्लास की पॉलिटिक एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, वहां पर आपको ये दिखाई देगा, ठीक। मैंने बता रखी बुक लिस्ट की वीडियो, फिर इसको आप छोड़ सकते हो ये विश्व इतिहास से। तो आपको 4 पॉइंट केवल प्रीलिम्स के लिए देखना है, मेंस के लिए, मेंस के सिलेबस से इतना देखिए और प्रीलिम्स के सवाल लगाइए। अब आपको एक चीज और करनी है कि कितने प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। भाई मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने अभी तक कितने प्रश्न पूछे हैं। तो देखिए मैंने 16 तक के प्रश्न लिए हैं, तो अभी 16 तक के प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। फिर इन्हीं की संख्या आगे भी बढ़ा दूंगा 25 तक, ठीक है। कल मैं इसको, जब मैं अगली बार चर्चा करूँगा 2017 का, तो 2011 से लेकर के 25 तक के सारा डेटा जो है लगा दूंगा, ठीक है। तो आप देख लेना कितनी संख्या, हालांकि मैं औसतन रूप से आपको वो मैं देख करके यहीं पर बता दे रहा हूँ। तो आप पहले देखिए भारतीय इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन प्रीलिम्स में। अब इसमें कितने साल, हर साल 13, मतलब 2013 में, 2011 में 13 सवाल पूछे, 12 में इनकी संख्या बढ़ गई 20, फिर 13 में बढ़ गई 16, 14 में कितनी होगी 19, 15 में कितनी होगी 16 और 2016 में कितनी होगी 16। इसका मतलब है कि लगभग जो है 15-16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ 17 क्वेश्चन औसतन रूप से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब आपको तैयारी क्या है, 20 प्रश्न की लगभग करनी पड़ेगी, ठीक है। कि मान लो एक साल तो 20 प्रश्न पूछा, आप 20 प्रश्न की तैयारी करोगे तो आपके 11-12 क्वेश्चन ठीक होने की संभावना रहेगी। मतलब इसका मतलब 17 क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है ना, तो आपको इसको ठीक ठाक वेटेज है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। जब आप करोगे तो कम से कम 17 में 10 करने की स्थिति में आपकी स्थिति होगी। 10 हमको इससे किसी भी हालत में गलत नहीं करने, बिल्कुल सही 10 क्वेश्चन करने हैं। सभी से आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 इससे कर लिए, 10 इससे कर लिए, 10 इससे कर लिए, 10 इससे कर लिए, ठीक है। औसतन यहाँ लिखा हुआ है 5 इससे कर लिए, 5 इससे कर लिए। अब देख लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 और 10, 60 क्वेश्चन, मतलब ये बहुत न्यूनतम बता रहा हूँ। जब आप इसमें जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, मान लो आपका भूगोल बहुत अच्छा पच है, तो आपके ये नंबर एक्स्ट्रा भी तो बढ़ जाएंगे, 3-4 नंबर इसमें बढ़ गए। हो सकता है आपकी राजव्यवस्था अच्छी होती है, हो सकता है कि 2 नंबर इसमें, 1 नंबर बढ़ जाए। हो सकता है इकोनॉमी पर्यावरण आपका बहुत बेहतर हो, तो हो सकता है 2-3 नंबर इसमें बढ़ जाए। तो ये पहुंच जाएगा 60, 70, 65, 66 के आसपास, ठीक है। तो ये ऐसे आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान हो, भयभीत होने की जरूरत नहीं। प्रीलिम्स कोई एग्जाम है, कोई हुआ नहीं है, ठीक है। मेहनत करोगे तो निकल जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए परेशान होकर पढ़ाई करोगे, स्ट्रेस लेकर पढ़ाई करोगे तो फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा रील्स वगैरह ना देखो इधर उधर की, अपने पढ़ाई पर फोकस रहो, थोड़ा एंजॉय करो, तैयारी करोगे आराम से एग्जाम निकल जाएगा। अब देखिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इनकी संभावना देखिए, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इसमें जो है ज्यादातर शब्दावलियों को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है। किस कोई शब्द देगा, ये किससे संबंधित है, ठीक है। फिर समकालीन जो है समकालीन जो राजा होते हैं, जो सम्राट होते हैं, उनसे पूछ लेता है कि मान लो कि अकबर के समकालीन कौन थे, ठीक। दादू दयाल के समकालीन कौन थे,
कबीर के समकालीन कौन थे, इस तरह से पूछ लेता है। तो आपको हमेशा जब भी किसी महान नेताओं के बारे में या किसी सम्राट के बारे में पढ़ो तो उनके बारे में थोड़ा सा उनके समकालीन जो महापुरुष रहे उनके उनसे तुलना करके पढ़ो, तो यूपीएससी उनसे सवाल बनवाने की संभावना बनी रहती है। आप पीवाईक्यू देखोगे, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो अब जैसे मैं सोच रहा हूँ, अब मैं कोई भी किताब पढ़ूंगा या बुक पढ़ूंगा तो मेरा माइंड सेट होगा कि अगर किसी समकालीन सम्राट के बारे में यूपीएससी मतलब किताब में कहीं लिखा हुआ, कोई मान लो कि किसी अकबर के बारे में कोई 5 लाइन लिखी है, तो मैं अकबर की पूरी 5 लाइन ऐसे पढ़ूंगा तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ बीच में मान लो किसी और जो है महापुरुष का नाम आ गया, तो मेरे दिमाग में यहाँ तो मैं इसको जो है हाईलाइट करूंगा, अकबर को हाईलाइट करूंगा, फिर यहीं ऊपर साइड में कहीं पर लिख दूंगा कि अकबर बराबर जो है किसी महापुरुष का नाम लिख दूंगा, दादू दया लिख दूंगा या अंगद देव का नाम लिख दूंगा, या किसी और का ऐसे लोगों का नाम लिखूंगा। मैं यहाँ पर कंफर्म भी नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप उसको याद ही कर लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहती हैं, तो ऐसे आप करोगे तो आपका एग्जाम निकलने लगेगा। और फिर उसके बाद ये देखो कि कौन पहले आए, अकबर पहले आया, फिर और कौन से राजा आए, फिर बाबर कब आया, जहांगीर कब आया, इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना। तो कभी कभी यूपीएससी क्या कह देता है कि इन राजाओं को क्रम से लगाइए, तो आपको समकालीन तो आपको याद नहीं करना कि कौन से सन में थे, लेकिन पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे आपको याद कर लेना कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। या कोई संस्था है उसके बारे में यूपीएससी पूछ सकते हैं कि ये संस्था कब बनी, तो ये संस्था पहले बनी, फिर दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी, ठीक है। फिर मिशन के जैसे आप कृष्ण मिशन वगैरह पढ़ते हो, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हो, तो उसमें यूपीएससी पूछ लेता है कि पहले कौन हुआ, पहले अगस्त प्रस्ताव आया कि कृष्ण मिशन आया, इस तरह से लगा देगा, बेवल योजना आई। और ये सब पीसीएस में भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है, यूपी पीसीएस की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, वो यूपीएससी को पूर्णतः फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो यूपीएससी 2018 से पहले के आप प्रश्न देखोगे यूपीएससी के, तो वो यूपी पीसीएस आप पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2018 के पहले के जो यूपीएससी के प्रश्न है उनको आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए अगर स्टेट पीसीएस आपको देना है, ठीक है। खैर चलते हैं, बातें हो जाती है, लेकिन ये बेसिक बातें हैं, इनको बताना ही पड़ता है। वीडियो अगर लंबा हो तो आप लोग मैनेज करना, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिया, मध्यकालीन भारत में। अब बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़े, देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ, चाहे मेंस में हो चाहे प्री में, आपको प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं जब शुरुआती स्टेज में एग्जाम देता था तो मैं एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता था, तो उसका कारण यही था कि मैं प्रश्नों को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता था। कभी कभी क्या होता था, अरे मध्यकालीन है, इसमें पता ही है, आगे पढ़ते चले जाओ। फिर नीचे पता चला कथन है, तो उसको कथन को क्या होता है कि जो एग्जामिनर सेट करता है उसके पास ज्यादा चैलेंज है क्वेश्चन को बनाने का, आपके पास कम चैलेंज, क्योंकि आपको तो सामने ऑप्शन दिख रहा है, आपको उन्हीं में से कोई टिक करना है। लेकिन जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि यहाँ पर नहीं लगाना है, कि हाँ लगाना, कहाँ पर बच्चे भटक सकते हैं। तो जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपका भटकाव कम हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर, ठीक है, सित्तर लिख दिया, एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, ठीक, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है, आपको मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो पहला आप नोट कर लीजिए कि हमको जो है सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है किसका, मध्यकालीन का। अब आपको इसको दिमाग में रखना है, तो आप जो भी पढ़ो एक किताब देख लो, 10 किताब मत लेना, एक कोई किताब ले लो, उसी में ये इसको टॉपिक को हाईलाइट करो, टिक लगाओ, और उसको जब मैं ये वीडियो खत्म करूँ उसके बाद उसको पढ़ो, ठीक। फिर क्या कर रहा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, ठीक। इसको ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या था। अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से जब आप पढ़ लोगे तो इसके बाद आपका जो है वहां पर जब आप टॉपिक पढ़ोगे, जब मान लो कि सांस्कृतिक इतिहास पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएंगी कि यूपीएससी ने इससे सवाल बनाया था, क्या यहाँ पर ये वो चीज़ यहाँ पर सही है कि गलत है। तो एनसीईआरटी में आप तो सीधे सीधे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर चलते हैं हम सीधे। तो इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड में बता के इसको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको सॉल्व करा के क्या है, एक आंसर पता चल जाएगा, दोबारा उसका प्रश्न आना नहीं है। तो यहाँ पर थीम रिपीट होती है, इसलिए मैं इसको आपको बोलूंगा कि सीधे सीधे आपको सांस्कृतिक इतिहास वहाँ का पढ़ लेना चाहिए, ठीक। फिर सीधे चलते हैं दूसरा। फिर क्या कह रहा है, अब देखिए मध्यकालीन पूछा, इसके बाद प्राचीन काल पूछ रहा है, इसका मतलब प्राचीन काल को भी ध्यान में रखना है। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से, फिर देखिए साहित्य आ गया, साहित्य में से किस एक शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, ठीक है। अब इसमें देखिए साहित्य के बारे में जब आप पढ़ोगे, अब प्रीलिम्स में तो कहीं पर लिखा नहीं कुछ, भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल इतना लिखा, मेंस में तो लिखा हुआ है प्राचीन काल से प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का कला के रूप साहित्य, ठीक है, साहित्य। अब यही चीज यहाँ पूछ रहा है, तो जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक इनमें से कोई ना कोई आपको पता होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर किसी के बारे में यहाँ पर बताऊंगा नहीं आंसर, आपको इतना ध्यान रखना है कि यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो इसका मतलब आप कभी किसी और के बारे में पूछ सकता है, तो जो भी आप किसी शासक के बारे में पढ़ो तो उसकी 2-3 किताबों के बारे में भी जान लो कि उनमें किस किस के बारे में क्या क्या कहानियां दी, तो आपको मोस्टली एनसीईआरटी में ये कहानियां मिल जाएंगी, या कोई स्टैंडर्ड बुक आपको सारी बताई रखी, उनको आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आप जब भी पढ़िए तो इनको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसे आप जो भी किसी शासक के बारे में पढ़ो या किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ो तो उसके बारे में और अन्य पक्ष जानो, ठीक है। तो वो कैसे अन्य पक्ष जानोगे, आप जानने के लिए तो बहुत कुछ जानने लगोगे, तो बहुत कुछ नहीं जानना, आपको प्रश्न के अनुसार जानना कि प्रश्न में क्या यूपीएससी ने पिछली बार कितने प्रश्नों में ऐसी संभावना है प्रश्न पूछे, अगली बार क्या इससे संभावना है कि बन सकते हैं प्रश्न, ठीक है। फिर हम चलते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेव
कि कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराधान व्यवस्था, अब देखिए यूपीएससी ने कराधान व्यवस्था के बारे में पूछ लिया, किसके? कृष्णदेव राय के। अब देखिए इसको मेंस में भी आप यूज करते हो, अगर इनके बेहतर कराधान व्यवस्था अगर होगी तो आप इसको क्या करोगे कि वर्तमान समय का कोई कथन आप लिखते समय, इकोनॉमी का प्रश्न करते समय, मान लो कि टैक्सेशन से कोई प्रश्न पूछ लिया गया यूपीएससी ने मेंस में इकोनॉमी में, तो आप प्राचीन काल के इतिहास को भी वहां पर हल्का सा टच दे सकते हो। एक लाइन में आपने दे दिया कि कृष्णदेव राय के द्वारा कराधान व्यवस्था उनकी कैसी थी कैसी नहीं थी, ये मैं अब यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको, तो इसको यहीं पर देखिए, ये सब कुछ भी आप पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, पीवाईक्यू प्रीलिम्स के करो, मेंस के करो, या इंटरव्यू के लिए कोई चीज़ आप जान रहे हो, किसी का इंटरव्यू देख रहे हो यूट्यूब पर, तो आपको अपने मतलब की चीज़ निकालनी आनी चाहिए। वो अपने मतलब की चीज़ कब निकालनी आएगी? जब आप पीवाईक्यू देखोगे, बार बार सिलेबस देखोगे, ठीक। अब वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैनेज करना। क्या कह रहा है? कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था, तो आपको संस्कृत इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है। अब कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा जाके पढ़ो, पढ़ना आप टिक लगा। देखिए ऐसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, बस आपको ऐसे रोज रोज करना है। डेली में देखिए 2-3 दिन के गैप में भी लाता हूँ, तो आप पता चला कि मैं एक दिन में 4-5 टॉपिक बता दिया, तो हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए पढ़ने में। 2 दिन पढ़ के फिर उसका रिवीजन भी कर लिया। इसी तरह से 2025 तक के सारे प्रश्नों के आधार पर आपने अगर ये सब कर लिया, तो आपका पहली बात तो जो है लगभग 80% सिलेबस तैयार हो जाएगा। जब 80% सिलेबस तैयार हो गया, ऑटोमेटिक आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे प्रीलिम्स में, तो ऑटोमेटिक आपको ये लगेगा कि मैंने तो 80% पहले सिलेबस पढ़ लिया, किसी ने इतना पढ़ भी नहीं रखा होगा, सब भूल जाते हैं, ठीक है। जब आप रिपीटेशन बार बार रिपीट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक। फिर कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अब ये सब मैं जो है नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कराधान व्यवस्था पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। किसी और के बारे में पढ़ो तो उसको लिंक करो। यूपीएससी की बहुत अच्छी खासियत होती है कि वो एक चीज को दूसरी, एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु लिंकिंग के प्रोसेस में ज़्यादा बेहतर आपको मतलब की संभावना बनी रहती है पूछने की, या मतलब अपेक्षा रखता है आपसे कि अगर एक विषय को दूसरे विषय से इंटरलिंक करते हो तो यूपीएससी आपको बेहतर जो है मतलब समझेगा और नंबर भी देगा, ठीक। मेंस में भी हो, प्रीलिम्स में भी संभावना बनी रहती है। फिर मैं यूपीएससी सॉरी प्रश्न आ गया कहाँ से? आधुनिक भारत से। स्वदेशी बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, ठीक है। अब आपको ये नॉर्मल कई बच्चों को पता होगा, तो आप इनके बारे में पढ़ो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। फिर होम रूल के बारे में पढ़ो, होम रूल आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, साइमन कमीशन की भारत यात्रा क्या थी, इससे पहले जो है रोलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, क्या था 1919 का अधिनियम क्या था, तब इसके साइमन कमीशन। तो जब आप साइमन कमीशन पढ़ोगे तो उससे पीछे के पृष्ठभूमि में चले जाओ, थोड़ा सा पीछे उठा करके फिर पढ़ो, तो ये प्रश्न तो ये तो ऐसे ही कर लोगे आप, ठीक है। 1907 से उठा लो, वहाँ से बंगाल विभाजन से उठा लो, है ना। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। फिर आपको जो है अब ये देखिए बहुत सरल प्रश्न है, जब आप पढ़ लोगे तो सरल प्रश्न आपको लगने लगेंगे, और नहीं पढ़ोगे तो यही आपको कठिन लगेगा। सम्राट अशोक के राजा देशों में, मतलब कि जो राजा आदेश देते थे राजा देशों में का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? फैक्ट है, आप पढ़ोगे, लूसेंट वगैरह को भी आप रखो अपने साथ एक कि साइड में, जैसे कभी फैक्ट एक्ट पढ़ना हो तो आप उससे रिवीजन करके फैक्ट अपना तैयार कर सकते हो। सलाह नहीं दे रहा हूँ कि पढ़ना ही चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लूसेंट आपको एक रखनी चाहिए कि जैसे कभी फैक्ट आपको पढ़ने हो, क्योंकि यूपीएससी इस समय फैक्चुअल जानकारी भी पूछने लगा है, तो आपको थोड़े से फैक्ट के बारे में भी उससे जानकारी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं जाना, कभी कभी जैसे मान लो कि आपने हिस्ट्री पढ़ी, अब आपको रिवीजन करने का मन है, तो आप एनसीईआरटी या अन्य बुक ना उठा करके लूसेंट को 2-3 घंटे पढ़ डालो, हिस्ट्री पोर्शन लूसेंट का हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ डालो, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फैक्ट भी कुछ तैयार होगा। यूपीएससी ऐसे प्रश्न जैसे ये 1-2 नंबर के ये प्रश्न बनाता है, तो आप कम से कम ये जो है क्या कर लोगे, पढ़ लोगे, समझ जाओगे। मतलब ये प्रश्न करने की स्थिति में तो 1-2 नंबर आपके फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि लूसेंट को आपने ऐसे पढ़ लिया था। फिर चलते हैं भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? अब बंजारे के बारे में है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानो कि क्या थे, गूगल में डाल करके, ठीक है। बाकी किताब पढ़ोगे तो वहाँ मिल ही जाएगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं। फिर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, अब आपको ये सब पता होगा कि ये क्या थे, है ना। एक मार्ले मिंटो था, मार्ले मिंटो प्रस्ताव, ये क्या था? मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? जब इतिहास पढ़ो तो इनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानो। फिर यूपीएससी इससे प्रश्न मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित किससे संबंधित था? आपको ये ध्यान से पढ़ना है। अब सिंपल प्रश्न, समाज सुधार से था, पुलिस प्रशासन से था, शैक्षिक सुधार से था, संवैधानिक सुधार से था। तो इसका मतलब अगली बार जब किसी और प्रस्ताव के बारे में या किसी मान लो मार्ले मिंटो के बारे में पूछ लेगा, तो आपको मार्ले मिंटो में जब आप मार्ले मिंटो पढ़ो तो आपको इसी आधार पर पढ़ना कि सामाजिक सुधार था कि पुलिस सुधार था कि शैक्षिक सुधार था, संवैधानिक था। जहां पर वहां पर लिखा होगा संवैधानिक सुधार या शैक्षिक सुधार, तो आपको उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद ऊपर लिख देना प्री, छोटा सा पेंसिल से या पेन से, बस इसको छोड़ देना। अगली बार जब आप पढ़ोगे तो उस पर फिर दिमाग चला जाएगा, और यूपीएससी इसी स्ट्रक्चर से अगली बार प्रश्न बना सकता है ना। तो ऐसे पढ़ोगे तब जाके यूपीएससी निकाल पाओगे, नहीं तो फिर पढ़ने के तो सभी गधे तरीके पढ़ रहे हैं। फिर सत्यशोधक समाज, इसे यूपी पीसीएस में भी सवाल पूछ लिया गया था, है ना। तो ये क्या समाज से संगठित किया? सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसको? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, पंजाब में एक किसान विरोधी आंदोलन था। अब आपको पता ही होगा, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ो जा करके, ठीक है। जब ऐसे पढ़ोगे तो फिर जो है समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ें जो थी। अब मुझे बताना कि सत्यशोधक समाज किससे संबंधित था, ठीक है।
फिर भारत के धार्मिक इतिहास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, बोधिसत्व, अब देखिए बौद्ध और जैन मैं 2013 से चर्चा करा रहा हूँ, हर साल इससे प्रश्न मतलब पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब इसको आप थोड़ा सा रोक करके पढ़ लेना, क्योंकि मैं वैसे भी सवाल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि बौद्ध जैन आपको पढ़ना है, तो स्पेशल आपको पढ़ लेना इसको जाकर के प्राचीन इतिहास में। ठीक, फिर कल छोड़ करके परसों फिर क्लास आएगी, मतलब परसों इतिहास के विषय में 1-2 दिन के बाद में 3-4 दिन के बाद इतिहास की फिर से क्लास आएगी। अभी तो कल मैं साइंस टेक पे बनाऊंगा, अगर इससे आएगी तो इससे पहले आपको ये सब रिपीट कर लेना, फिर इसी से रिपीट होगा प्रश्न तो आप करने की स्थिति में होगे। अगली बार जैसे करोगे प्रश्न तो आपको खुशी भी होगी कि अरे सर ने तो बहुत अच्छी तरीके बताया था। फिर भारत के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए शब्दावली पूछ लेता है, एरीपत्ती कौन होते हैं, तनियूर कौन होते हैं, घटिका कौन होती है। अब ये शब्दावली यूपीएससी पूछता है, तो जब आप कोई और कहीं पर भी मध्यकालीन की शब्दावली है, प्राचीन काल की शब्दावली है पढ़ रहे हो, तो आपको ये दिमाग जाना चाहिए कि यूपीएससी शब्दावली पे यूपीएससी प्रश्न बनाता है, अगली बार फिर ना कहीं बना दे। फिर पहले जब भी ऐसे प्रश्न कथन वाले तो नीचे वाला पहले पढ़ा करो। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना करने से था, यहाँ पर नहीं भी कभी कभी लिख देता नहीं था, तो यहीं पर आपको उसको हाईलाइट कर देना नीचे इससे करके कि इसको ध्यान रखना पड़ते समय। तो किससे, किसकी स्थापना से, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। ट्रेंडेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इसके बारे में पढ़ लो। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में पढ़ लो। तो केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ो कि केशव चंद्र सेन कौन थे, थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा स्पेशल कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब इनको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। ठीक, फिर अब देखिए अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बात, ये बातें समान है। ठीक, तो पहले तो अजंता महाबलीपुरम के बारे में पढ़ो कि ये क्या थे, फिर इनके बारे में जैसे पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसे संबंधित 2013 में मैंने कराया था प्रश्न, याद होगा आपको, तो रिपीट करता है। देखिए थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो क्वेश्चन करने की, आपने अजंता के बारे में कल पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करने आ जाएगा। मैं अभी बताऊंगा कुछ दिन बाद, जैसे मैं डिस्कशन वीडियो लेकर के आऊँगा, एनालिसिस वीडियो, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। फिर चलते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये देखिए फिर पूछ लिया कि योजना निम्नलिखित में से की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या क्या हो। यहाँ पर ये ऊपर लगना चाहिए, नीचे लग गया। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्वतंत्र प्रदान करने से पहले आपको देखो क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ना जाके, स्टैफोर्ड क्रिप्स की क्या योजना थी, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, मैं पढ़ ही देता हूँ। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल हो। भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए। ये थोड़ा सा जाकर के डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, ये शब्दावलियाँ जब मिले तो इनके बारे में सर्च किया करो। ठीक है, नहीं पता हो, नहीं दिक्कत हो रही होगी सर हम सर्च नहीं कर पाएंगे, नेट की दिक्कत है ये वो, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको स्पेशल उस पर वीडियो बना दूंगा, ये कमेंट पे ही आपको समझा दूंगा। और सब कमेंट में आप लोग जानते हो कि मैं एक एक बच्चे का जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ही के लिए मुझे काम करना है। आपका जवाब अगर ठीक से ना मिले आप तो परेशान हो जाते हो, है ना। तो कोई और माध्यम तो है नहीं कि हम और कोई माध्यम रखे हो आपकी चर्चा करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पहले पढ़ो कि इसकी स्थापना जब हुई तो इसके बाद से कौन कौन से इसके अध्यक्ष बनते रहे, कब कब बदलाव आया, क्या क्या दिक्कत हुई, तो इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। पिछले वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं, तो इस पर जो है ज़्यादा चर्चा नहीं करूँ, क्योंकि आधुनिक भारत आप लोगों को बेहतर ढंग से पता ही है। तो मैंने वही चीज़ की, जैसे 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ उसको पढ़ना है। फिर आगे की जैसे अधिवेशन पढ़ लोगे तो हो सकता है कि 2-3 अधिवेशन रखते, फिर कहेगा कि इसको समय के अनुसार मिला, कालक्रम अनुसार, तो इसको मिलाने में दिक्कत होगी, तो आप पढ़ते समय इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, फिर कौन कौन से अध्यक्ष बने, हो सकता है अध्यक्ष को कहते हैं कि क्रमवार मिलाओ, है ना। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, फिर सांस्कृतिक इतिहास आया। इस संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। अब इसको जैसे आप पढ़ोगे सांस्कृतिक इतिहास तो आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगे, किसका था, ये शब्दावली ही है। अब अगली बार यूपीएससी रख देगा कि श्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको कथन में रख देगा। आप जानते हो यूपीएससी में बड़े बड़े कथन तो होते ही है। अग्रहारिका लिख देगा, इसका किससे संबंध है, परिव्राजक किसके समागत किससे संबंध लिख देगा, और नीचे कथन लिख देगा 1 2 3, है ना। तो इस तरह से यूपीएससी ऊपर नीचे ऐसे करता रहता है। 16 प्रश्न पूछे गए, तो 16 प्रश्न आखिरी प्रश्न है। अब मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास में संदर्भ में अर्घट्टा, फिर शब्दावली पूछी, अर्घट्टा किससे निरूपित करता है, तो अर्घट्टा फिर शब्दावली, तो फिर कोई शब्दावली, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो या कोई भी इतिहास पढ़ रहे हो, प्राचीन पढ़ रहे हो, आधुनिक पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई शब्दावली आती है उसको हाईलाइट करिए। यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, पूछने की संभावना बनी है, तो अब जब आप नीचे देखोगे किससे संबंधित है, ऑटोमेटिक टिक लग जाएगी यार इससे संबंधित है। तो फिर ऐसे ही तैयारी करोगे इसी तरह से, तभी आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं तो फिर पढ़ने वाले तो बहुत हैं, भीड़ में बहुत पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद। उत्तर लेखन की क्लास कोशिश कर रहा हूँ कि आज आ जाए, ठीक, नहीं तो फिर कल तो आएगी। ठीक, धन्यवाद।